माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी के दूरदृष्टि को प्रणाम करता हूं और साथ ही शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। वास्तव में किसी देश का यदि सर्वांगीण विकास करना है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को प्रासंगिक बनाना पड़ेगा। जब तक मानव का बौद्धिक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक सभी क्षमताओं का एकीकृत तौर पर विकास नहीं होता है, तब तक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण संभव नहीं होता है। इसी बात को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रासंगिक और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने पिछले 7 वर्षों में अनेक कड़े कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी और सुदृढ़ बनाने के लिए आवासीय विद्यालय व छात्रावासों की संख्या में वृद्धि की, साथ ही पुस्तकालय की संख्याओं में वृद्धि की। जो स्थापित पुस्तकालय थे उन्हें सुदृढ़ किया, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि की, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि की, दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई और साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयों में पृथक से शौचालयों का निर्माण करवाया गया। परंतु माननीय महोदय, इन प्रयासों के उपरांत भी माननीय मोदी जी यह बात को जानते थे कि शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए बिना देश के सकारात्मक विकास और उसके कल्याण के लिए व्यक्ति का निर्माण किया जाना संभव नहीं है। माननीय महोदय, किसी कवि की पंक्तियां हैं कि मुश्किलों ने घेरा तो घेरों में रह गए और खाना बदोश अपने ही डेरों में रह गए, और बंटवारा तो रोशनी का बराबर हुआ मगर कुछ बदनसीब फिर भी अंधेरों में रह गए। इन्हीं अंधेरों को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति का निर्माण करवाया है, जो व्यक्ति को संस्कारवान, अनुशासित, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाएगी। पुरानी शिक्षा नीति, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वामपंथी षड्यंत्र के कारण हम पर थोपी गई थी, और यह पुरानी शिक्षा नीति रटने रटाने की अंग्रेजी परंपरा पर आधारित होकर व्यक्ति को केवल गुलाम बनाने और उसे क्लर्क बनाने के उद्देश्य से यहां पर लागू की गई थी। नई शिक्षा नीति का निर्माण समय, काल और परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के पूर्व देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, शिक्षाविद, विद्यार्थी, पालकों और अनेक बुद्धिजीवी वर्ग से विचार विमर्श किया गया है। इसके पश्चात वैज्ञानिक आधार पर इसका निर्माण किया गया है। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके माध्यम से 5वीं तक की शिक्षा किसी भी बच्चे को और विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में प्रदत्त की जाएगी। नैतिकता, उच्च आदर्श, संवैधानिक मूल्य, ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के मुख्य हिस्सा होंगे। नई शिक्षा नीति छात्रों की संख्या की क्षमता में वृद्धि करेगी, उनकी व्यवहारिक समझ, रचनात्मकता और सकारात्मकता को बढ़ावा देगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों और वामपंथियों ने हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। यह बात आज तक किसी से नहीं छुपी, और हम यह भी जानते हैं कि वामपंथी और विदेशी ताकतें हमारे देश की संस्कृति, विरासत और इतिहास को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। स्वतंत्र भारत के 70 वर्षों के इतिहास में जहां पर कांग्रेस 60 वर्षों तक शासन करती रही, कांग्रेस ने कभी भी हमारे देश की संस्कृति, विरासत
और हमारी परंपराओं की चिंता नहीं की, ना ही उन्होंने हमारे गौरवशाली इतिहास को संरक्षण दिया। यही कारण रहा है कि वामपंथियों ने लगातार केवल विदेशी आक्रांताओं और मुगलों का महिमा मंडन पाठ्यक्रम में किया, और साथ ही कांग्रेस की गलत नीतियों के बाद भी कांग्रेस को खुश करने के लिए वामपंथी केवल उनकी प्रशंसा करते रहे। वामपंथी इतिहासकारों ने पाठ्यक्रम के माध्यम से जहां एक और बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का महिमा मंडन किया है, वहीं दूसरी ओर हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रणजीत सिंह जैसे महानायकों और योद्धाओं की उपेक्षा भी की है। मैं माननीय महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देगी जिससे विद्यार्थी संस्कारवान, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनेंगे। साथ ही मैं इस शिक्षा नीति के संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि केवल शिक्षा नीति को लागू करना नरेंद्र मोदी जी का कर्तव्य नहीं है, समाज का भी यह दायित्व है और समाज का भी यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अपना पूरा योगदान दे और वो अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि जब तक समाज और अपने विद्यार्थियों के पालक मिलकर सहयोग नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतः कुछ नहीं कर सकेगी। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के संबंध में भी माननीय मंत्री जी से कुछ मांग करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरा लोकसभा क्षेत्र 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है। मैं माननीय महोदय से निवेदन करता हूं कि सर्वे कराकर मेरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाए और साथ ही IIT व IIM जैसी संस्थाओं को भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवा भी इस बात से प्रोत्साहित होकर अपने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके। प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण तभी होगा जब हमारी शिक्षा नीति बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। और मैं माननीय महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने देश की काल परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण करवाया है, और यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से हमारे देश को परम वैभव की ओर ले जाने में मदद करेगी और भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।